स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन की प्रक्रिया है उसके तीसरे स्टेप के बारे में और फर्टिलाइजेशन का जो तीसरा स्टेप है उसे कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के तीसरे स्टेप के बारे में जो कॉर्टिकल रिएक्शन का है। तो समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन के तीसरे स्टेप कॉर्टिकल रिएक्शन के समय क्या क्या परिवर्तन आते हैं और इस कॉर्टिकल रिएक्शन का क्या महत्व है फर्टिलाइजेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्टिलाइजेशन का जो सेकंड स्टेप था वो एक्रोसोमल रिएक्शन का था। मैं यहां सी अर्चिन जो एक इकाइनोडर्मेटा संघ का समुद्री जंतु है और उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है, उस सी अर्चिन के एग्जाम्पल को लेकर हम इस कॉर्टिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस डायग्राम को पहले समझते हैं क्या है। जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है ये एक्चुअल में जो अंडा है उसकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है। सी अर्चिन की बात कर रहे हैं तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया ये अंडे के चारों ओर प्रेजेंट जेली एनवेलप है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है तो ये स्पर्म की एंट्री हो रही है। क्लियर? क्या देखते हैं हम कि एक्रोसोमल रिएक्शन चल रही है। अभी तक स्पर्म की एंट्री इस अंडे में या एग में नहीं हुई है। एक्रोसोमल रिएक्शन जब हो जाएगी तब ये शुक्राणु इस विटेलाइन मेम्ब्रेन को भेद कर अंडे में एंटर करेगा। ये उससे पहले की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अंडे की एक विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये जेली एनवेलप है और ये जो स्पेस दिखती है हमें इसे प्री विटेलाइन स्पेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अंडे में हमें क्या दिखता है? स्पर्म की एंट्री से पहले कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स अरेंज दिखाई देती हैं जिन्हें कॉर्टिकल वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है और इन कॉर्टिकल वेसिकल्स में कॉर्टिकल के ग्रैन्यूल्स भरे रहते हैं। अगर हम सी अर्चिन के एग की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे की ओर लगभग 1500
ये कॉर्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट रहती हैं और हर कॉर्टिकल वेसिकल्स में कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं। तो यहां पर एक जेली एनवेलप, विटेलाइन मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल के वेसिकल्स, ऐसा कुछ हमें दिखता है। स्पर्म की एंट्री हो गई। तो यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के समय केवल एक ही स्पर्म ओवम में एंटर करे, एक से ज्यादा स्पर्म ओवम में एंटर नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो क्या होगा, ओवम के भीतर यानी अंडे के भीतर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, अगुणित केंद्रक है, तो उसमें गुणसूत्र भी अगुणित अवस्था में है। शुक्राणु भी अगुणित संरचना है। तो निषेचन के समय अगर एक शुक्राणु भीतर आया तो वो अपने अगुणित केंद्रक और अगुणित गुणसूत्रों को भीतर लेकर आएगा। फिर एम्फीमिक्सिस फर्टिलाइजेशन का जो चौथा चरण है, स्टेप है, उसमें ये गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे। तो अगुणित गुणसूत्र अंडे के, अगुणित गुणसूत्र शुक्राणु के, इस प्रकार एक द्विगुणित केंद्रक बनेगा और गुणसूत्रों की संख्या भी 2n द्विगुणित हो जाएगी। अगर मान लो 2 शुक्राणुओं का प्रवेश होता तो निषेचन के बाद त्रिगुणित 3n गुणसूत्र हो जाते। अगर 3 शुक्राणु प्रवेश करते तो चतुर्गुणित अवस्था हो जाती। तो इन स्थितियों को हम पॉलीस्पर्मी, बहु शुक्राणुता के नाम से जानते हैं। तो ये तो असामान्यताएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही शुक्राणु का अंडाणु में निषेचन के समय प्रवेश होना चाहिए। तो पॉलीस्पर्मी ना हो, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाए, रोका जाए। ये काम इस कॉर्टिकल रिएक्शन का है, अभी हम समझेंगे इसको। तो यहां तक ये डायग्राम समझ में आया। तो जैसे ही एक शुक्राणु इस अंडे में प्रवेश कर जाएगा तो एक्चुअल में क्या होता है, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन पर शुक्राणु के लिए रिसेप्टर है, ये अपने एंजाइम रिलीज करेगा और पेनेट्रेट करके भेद कर विटेलाइन झिल्ली को शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में हो जाएगा। तो जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगा तो हम क्या देखते हैं, अंडे में कई सारे परिवर्तन एक साथ होते हैं। तो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के कारण अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कई सारे श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को ही कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या है ये परिवर्तन, समझते हैं कि जैसे स्पर्म की एंट्री हुई तो अचानक से हम क्या देखते हैं कि अंडे के कोशिका द्रव्य में अचानक से कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब कैल्शियम बढ़ता है तो ये कैल्शियम क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो स्पर्म की एंट्री हुई, साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ और अब एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। क्या होगा, ये कॉर्टिकल वेसिकल्स यहां से मूव करना शुरू करेंगे और ये पहुंचेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन की ओर।
और वहां पहुंचकर ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना जो भी कंटेंट था इसमें, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, उनको ये यहां पर मुक्त कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अगर हम इसमें देखते हैं तो इन एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, CGSP, एक केमिकल होता है CGSP, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएज, इस तरह का एक एंजाइम है। तो जैसे ही ये कंटेंट रिलीज हुआ तो पहला काम तो ये हुआ, एक्रोसोम के ग्रेन्यूल्स जाकर इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ जुड़े और जुड़ते ही इन्होंने बना दी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का निर्माण हो गया। तो जो विटेलाइन झिल्ली थी वो स्पर्म की एंट्री के बाद इन एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के साथ फ्यूज होकर निषेचन झिल्ली का, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कर देती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई। सेकंड चेंज क्या होगा कि जो ये CGSP है, इस एंजाइम के कारण, इस प्रोटीन के कारण जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम OP इस नाम से प्रेजेंट करते हैं, ये बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर से जल की एंट्री होगी और वो आकर इकट्ठा हो जाएगा इस स्पेस में, जिसे हम प्री विटेलाइन स्पेस कहते हैं। तो रिजिडिटी, कठोरता और बढ़ जाएगी। तो एक तो पहले निषेचन झिल्ली बन गई, दूसरा परासरण दाब बढ़ने से इस प्री विटेलाइन स्पेस में लिक्विड आया, उसके कारण और रिजिडिटी, कठोरता बढ़ गई। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, निषेचन झिल्ली का बनना, रिजिडिटी का बढ़ जाना, ये दोनों पॉलीस्पर्मी को रोक देती है, बहुशुक्राणुता की क्रिया रुक जाती है। तो सी अर्चिन में किस प्रकार ये कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस हुई और किस प्रकार निषेचन झिल्ली का निर्माण हुआ, ये आपको समझ में आया। तो कॉर्टिकल रिएक्शन एक्चुअल में शुक्राणु के प्रवेश के बाद अंडाणु के, एग के कोशिका द्रव्य में होने वाले परिवर्तन है, जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, एक्सोसाइटोसिस की क्रिया होती है, ये जो कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स हैं ये मुक्त हो जाते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन से जुड़ेंगे और निषेचन झिल्ली बनाते हैं। इन ग्रेन्यूल में एक प्रोटीन है CGSP, उसके कारण परासरण दाब बढ़ जाता है, यहां पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड, उसके कारण रिजिडिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन का उद्देश्य पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का होता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये करती क्या है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती है और ये एक्चुअल में पॉलीस्पर्मी को, बहुशुक्राणुता को ब्लॉक कर देती है, ताकि एक अंडाणु के साथ केवल एक ही शुक्राणु का संलयन हो, एक से ज्यादा का ना हो। ये एंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना इस कॉर्टिकल रिएक्शन का काम है। तो ये सी अर्चिन की मैंने बात की। अब मैं बात करूंगा मैमल्स की, ह्यूमन की। ह्यूमन में क्या होता है कि जब स्पर्म की एंट्री ओवम में हुई तो हमने कहा था वहां एक आवरण है जोना पेल्यूसिडा, डिस्कस कर रहे थे कल हम, ZP1, ZP2 और ZP3, ये 3 प्रकार के वहां प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो जब स्पर्म की एंट्री हो गई तो क्या होता है, इन जोना पेल्यूसिडा पर स्पर्म के लिए एक रिकॉग्निशन साइट या रिसेप्टर साइट होती है जहां शुक्राणु आकर जुड़ता है।
तो जैसे स्पर्म की एंट्री होती है, जोना पेल्यूसिडा में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण अब जो जोना पेल्यूसिडा है उसकी स्ट्रक्चर वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी स्पर्म की एंट्री से पहले। तो जो स्पर्म के लिए साइट थी जहां स्पर्म जुड़ता था वो साइट अब चेंज हो गई, यानी अब स्पर्म जुड़े हुए नहीं रह सकते। पहले 100 स्पर्म जुड़े हुए थे, एक की एंट्री हुई, जोना पेल्यूसिडा में चेंजेस आए, अब वो स्पर्म की बाइंडिंग साइट चेंज हो गई। तो बाकी के जो 99 स्पर्म हैं वो अब इस जोना पेल्यूसिडा के साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। फिर उसमें भी इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है और पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। तो आज हमने कॉर्टिकल रिएक्शन की बात की कि क्या है ये, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन है, किस प्रकार फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, उस मेम्ब्रेन के बनने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां हम एक बात डिस्कस करेंगे अलग से पॉलीस्पर्मी के बारे में, बहुशुक्राणुता के बारे में। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है कि एक शुक्राणु एक ही अंडाणु से संलयन करे। ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि पॉलीस्पर्मी ना हो, बहुशुक्राणुता ना हो। तो अलग अलग एनिमल्स पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज में लेते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी हैं सबकी। तो अगर मैं सी अर्चिन की बात करूं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो उसमें पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के 2 तरीके हैं, 2 स्ट्रेटजी काम में ली जाती है। पहली है फास्ट, यानी तेजी से पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाए, दूसरा है स्लो। तो पहले फास्ट की बात करें। मान लो डिस्कस किया कि सी अर्चिन में अभी तक स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, तो स्पर्म की एंट्री से पहले हम एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि एग के साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर हम ऐसा देखते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं कि बाहर मैराइन वाटर है, वहां सोडियम की कंसंट्रेशन कैसी है और वहां पोटेशियम की कंसंट्रेशन कैसी है। एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कैसी है, उसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कैसी। तो हम देखते हैं कि दोनों ओर जो आयंस हैं सोडियम और पोटेशियम, इनकी व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की है। तो स्पर्म की एंट्री से पहले ये जो ओवम की या एग की जो मेम्ब्रेन है ये निगेटिवली चार्ज्ड है, इसके भीतर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये निगेटिवली चार्ज्ड है, यानी बाहर तो सोडियम ज्यादा है, ओशियंस है, मैराइन वाटर है, अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम उल्टा, अंदर ज्यादा बाहर कम। तो हम ऐसा देखते हैं कि स्पर्म की एंट्री से पहले सी अर्चिन में जो एग की मेम्ब्रेन है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। और जब वो निगेटिवली चार्ज्ड है तो खूब सारे स्पर्म उसके चारों ओर चिपके हुए हैं, यानी समूहन हो रखा है और एक्रोसोमल रिएक्शन चल रही है। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हुई, परमिएबिलिटी चेंज हो गई और हम देखते हैं कि अब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल पहले निगेटिवली चार्ज्ड था अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब ये पोटेंशियल चेंज हुआ एग की मेम्ब्रेन का, तो इस परिवर्तित पोटेंशियल के कारण कि जब नेगेटिव थे तब तो स्पर्म जुड़ सकते हैं, अब पॉजिटिव है इसलिए स्पर्म इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता।
तो सी अर्चिन में इस प्रकार मेम्ब्रेन के विभव को, पोटेंशियल को चेंज करके, कि पहले वो पोलराइज थी फिर उसे डीपोलराइज कर दिया, और इस प्रकार पॉलीस्पर्मी को क्विकली यानी फास्ट ब्लॉक किया जाता है पॉलीस्पर्मी का। दूसरा है स्लो तरीका। स्लो तरीका है वो कॉर्टिकल रिएक्शन का है, कि इसमें साइटोप्लाज्म में स्लोली स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं, कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, एक्सोसाइटोसिस होगा, वेसिकल से कंटेंट रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, प्री विटेलाइन स्पेस में लिक्विड आएगा, रिजिडिटी बढ़ेगी। तो ये सब जो स्टेप्स हो रहे हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के एग में, ये स्लोली पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेंगे। तो सी अर्चिन दोनों मेथड, दोनों स्ट्रेटजी काम में लेता है। फास्ट भी पॉलीस्पर्मी को रोकेगा और स्लोली भी रोकेगा। लेकिन मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब में ओवम के चारों ओर 100 स्पर्म ही हैं, तो वहां पॉलीस्पर्मी के चांसेस वैसे भी कम हैं। तो वहां पर केवल और केवल स्लो ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी का, यानी केवल कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में कोई चेंजेस, यानी वहां फास्ट जो ब्लॉक था पॉलीस्पर्मी का वो नहीं होता। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था अपना फर्टिलाइजेशन की तीसरी स्टेप कॉर्टिकल रिएक्शन, ये आपको समझ में आई होगी। कल हम फर्टिलाइजेशन के लास्ट स्टेप एम्फीमिक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।